अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूएई में मेन जो टैक्सेस हैं, तीन तरह के टैक्सेस मौजूद हैं। यूएई में कारपोरेट टैक्स है, यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स है, यूएई में एक्साइज टैक्स है। इसके अलावा छोटे मोटे टैक्सेस, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स हो गया, मौजूद है यूएई में। स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस मौजूद हैं, कस्टम्स मौजूद है यूएई में। लेकिन मेन टैक्स जो वेल नोन है वो है कारपोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज टैक्स। हम सबसे पहले उस पोर्टल पे जाते हैं सब, जहां से इन तीनों की रजिस्ट्रेशन होती है, चाहे वो कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, या एक्साइज टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो। कारपोरेट टैक्स यूएई में 9%। यूएई में अगर मैं अभी तक कारपोरेट टैक्स कवर दूं, व्यू दूं, तो आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस पे 9% कारपोरेट टैक्स लगता है। सर कोई लिमिट है कि टैक्स मैं इतनी से एक्सप्लेन इनकम ज्यादा होगी तो उस पर अच्छा टैक्स देखें, लगेगा? जी जी, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। जो थ्रेश होल्ड है इस काम के लिए वो है 375,000। आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है अबव 375,000, उस पे 9% टैक्स लगता है। Sir, may I मिसाल के तौर ask you something? पे, लेट मी कंप्लीट प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता। अगर किसी का प्रॉफिट है 4 लाख dirham का, ठीक है, तो इस पे जो टैक्स आपका लगेगा वो कितना लगेगा? 400,000 आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ। 4 लाख आपका प्रॉफिट हुआ, इसमें से माइनस कर दें थ्रेश होल्ड, कितनी अमाउंट आ गई आपके पास? राइट, 2250 सर। इसका ये 9%, 2250 लगेगा। ये आपका कारपोरेट टैक्स लगेगा। कारपोरेट टैक्स का रेट कितना है यूएई में? 9%, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स को, सर, मैं पूछना चाह रहा था, ये 375,000 जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 25,000 पे ही 9% लगेगा? देखें, जो बिजनेस जो टैक्स लगता है ना, वो हमेशा एक खास इनकम से ऊपर लगता है। एक खास हद तक आपको छूट दी जाती है कि अगर एक बंदा बहुत कम प्रॉफिट कमा रहा है तो उससे क्या टैक्स देना, ठीक है। तो 375,000 तक कोई टैक्स नहीं है अगर आपका Sir, अकाउंटिंग sorry प्रॉफिट। to interrupt you. May I ask you something? जी, Is this your first class for demonstration, or you are already given the sessions? नहीं, ये Because आज I हमारी am new पहली here, क्लास so I don't understand. ओरिएंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन को छोड़ दें, ठीक है, डेमो को। आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है, बाकायदा पढ़ाई Okay, शुरू हो गई है। right. ओके, लेकिन क्लास पहली है। Thank you. वेलकम। अच्छा, तो आपका जो प्रॉफिट 375,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 9% टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, कारपोरेट टैक्स किस पे लगता है यूएई में? क्या किसी हर कंपनी ने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है? यस, एवरी पर्सन, एवरी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन से क्या मुराद है? जो भी यूएई में बिजनेस कर रहा है। इसकी हम डिटेल के यूएई में बिजनेस कौन कौन कर रहा है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये इंशाल्लाह लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ये याद रखना है कि जो भी यूएई में बिजनेस कर रहा है उसने अपनी कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो भी यूएई में बिजनेस कर रहा है उसने अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कंपनी तो जितनी भी होंगी उन सब ने सर अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, करवानी है। जी, ऐसे थ्रेशोल्ड पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड उससे रजिस्ट्रेशन करवानी है, वरना जीरो की रिटर्न जाए? एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। आपका चाहे थ्रेश होल्ड मीट नहीं भी हुआ, आपने कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक इसमें एग्जेम्पशन है नेचुरल पर्सन के लिए कि उसका रेवेन्यू 1 मिलियन तक पहुंचेगा, लेकिन वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हर कंपनी ने अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, और हर नेचुरल पर्सन जो यूएई में बिजनेस कर रहा है उसने अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसमें जो कुछ एक छोटी बहुत एग्जेम्पशन है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो हम लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे।
अच्छा, अभी आप आ जाएं कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे। आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, eservices.tax.gov.in, सब पेज पे चले जाएं। ये मैं आपको लिंक मेंशन कर रहा हूं। eservices.tax.gov.in, eservices.tax.gov.in। चले गए सर? साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ये 58 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इसको। eservices.tax.gov.in, सब इस पे चले जाएं। सर ई सर्विसेज सर आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा बोलता हूं, आपने जाना है eservices.tax.gov.in। आवाज आ रही है आप? जी सर, ये अभी तो आ रही है। ये वो मैंने खुद को जरा देर के लिए म्यूट किया था। eservices.tax.gov.in। मैंने दोबारा आपके लिए चैट में लिख दे दिया, eservices.tax.gov.in। ठीक है। अच्छा, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो पोर्टल है जिस पे हम सब कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको बहुत सारा शौक भी होता है, हर किसी की ख्वाहिश भी होती है, हमने प्रैक्टिकली पोर्टल पे हमें प्रैक्टिस करवाएंगे या नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के तो नहीं छोड़ देंगे। पोर्टल का यूज बड़ा आसान है, इंशाल्लाह आप इसको सीखेंगे। जब आप फेसबुक पे जाते हैं, आपने देखा होगा आप कैसे साइन अप करते हैं। क्या कहते हैं, पहले लॉग इन करते हैं या पहले साइन अप करते हैं? साइन फेसबुक अप पे करते हैं। पहले साइन अकाउंट अप। बनाते हैं, ठीक है? साइन पहले अप करते हैं सर। बनाते हैं या साइन अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको आपके सामने पोर्टल है, आपने इस पे अकाउंट बनाना है। क्या करेंगे सबसे पहले? ठीक है, पहले लॉग इन करेंगे या पहले साइन अप करेंगे? साइन अप सर करें, पहले साइन अप। लॉगिन पहले साइन अप करेंगे सर। क्लिक करें, करें साइन अप पे क्लिक करें। जो ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ गई। राइट, चलें जी, फिल करें। सबसे पहले अच्छा, अब देखें, किसी भी पढ़े लिखे बंदे के लिए यहां पे चलना, यहां पे आना कोई मुश्किल नहीं होगा। ईमेल एड्रेस सबसे पहले आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस देखें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है उनको जल्दी से बताऊंगा, eservices.tax.gov.in पे चले जाएं और जाके साइन अप पे क्लिक करें। ईमेल एड्रेस फिल करें अपना, आपका ईमेल क्या है? नेम इंग्लिश में लिखना है आपने, फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश। सर लॉगिन आईडी मांग रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको साइन अप नजर आ रहा है लिखा हुआ ऑप्शन? Let me check. कौन से पेज पे हैं आप? ऐसा करें, अपना स्क्रीनशॉट लेके, आवाज बाकी सबको ठीक आ रही है? जी सर। जी शुड जी वी सर, सही रजिस्टर आवाज आ दिस रही है। प्रोग्राम? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, ओके, क्लियर सर आ रही यहाँ है पे आपकी आवाज। पाकिस्तानी नंबर ऐड करेंगे हम। हाँ जी, कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इसमें सर, रजिस्टर करके तो प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे और लाइक अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, रेस्ट्रिक्टेड मैं एक्सेस इस तो बात नहीं को मैं ये मिलेगी। कर रहा हूं, आप इसको, ये पोर्टल है, ये एफटीए का पोर्टल है जहां से आप करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। दैट्स लेकिन ये है क्या, अभी तक आप किसी कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर हर नहीं कोई कर लॉग इन कर सकता है। ये जो ई सर्विसेज का जो पोर्टल है इसमें हर कोई लॉग इन कर सकता
अरेबिक नेक्स्ट नेम चलें। आगे हम इसी पोर्टल पे कंपनीज की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ। ये प्रैक्टिकली आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। डाटा प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली उस पोर्टल पे जा रहे हैं। ये डेमो नहीं है उसका, या कोई उसका डेमो वर्जन नहीं है। ये लाइव यहीं से आपके जब क्लाइंट्स आएंगे, आपने इसी पोर्टल पे जाके कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है जी मिसबा। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, वो तो यही पकड़ सकते हैं। सर एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। सर मेरे अगर किसी मेरे को कोई पास इशू आ साइन रहा अप है, विद यूएई पास आ रहा है। साइन आप अप लोग अपना साइन इन विद आप लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। ओके करते नहीं हैं। सर टाइम मैंने स्टार्ट। एक सेकंड टाइम। अच्छा, ये कई स्टूडेंट्स को एक मैसेज आया होगा, द टेक्स्ट नोटिफिकेशन टू इंटरनेशनल नंबर्स इज डिसेबल्ड करंटली, नो इशू, इसे ओके कर दें। अरेबिक नेम में क्या लिखूं? अच्छा, अरेबिक नेम हेलो कैसे लिखते हैं? ये आपको एक लिंक दे दिया है गूगल अरेबिक टूल वाला। चल रहे मुझे समझ आ रही है। तो एक मोबाइल पे नहीं क्वेश्चन खुल रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे वालेकुम पूछना है सलाम। कि वीपीएन ऑन करके तो नहीं खुलना? नहीं वीपीएन ऑन करके, नहीं, आपने मोबाइल अदरवाइज पे ये बहुत ओपन वो टाइम ले रहा है। आप मोबाइल पे यूज जी कर रहे हैं? मोबाइल पे ओपन कर रही हूँ। नहीं, ये आप लैपटॉप पे, जी इसलिए मैंने कहा ना मेरी क्लास बकायदा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ कर आए। अच्छा सही। चले मैं फिर लैपटॉप अगर अभी अवेलेबल ना हो तो देखती जाएं, समझती जाएं, क्लास के बाद कर लीजिएगा। नहीं तो मैं ये इसमें यही रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ ना कि सर ये हमें इसकी मिल साइन अप जाएगी, करने के बाद आगे रिकॉर्डिंग मिल बताया ना जाएगी सर इस क्लास और की? आगे क्या करना है। प्लीज वन बाई वन, और क्वेश्चन करने के बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें, बल्कि रेज हैंड करें, ठीक है। अच्छा, ये चीजें अभी आपको नजर आ रही हैं। आपने नेम देख लिया इंग्लिश में, लास्ट सर कैसे इसमें लिखना है, लास्ट आपसे नेम इन मेरी इंग्लिश। गुजारिश है कि हेलो जी सर, मैं यही यस जी कह रहा जी हूँ बोले। कि ये साइन अप के बाद का जो प्रोसेस है ना, कि क्योंकि हमने ये तो हम खुद कर लेंगे इसको, चीज़ों को आगे का इस पर थोड़ा सा आप और ब्रीफ कर दें, इसी में हम स्टक वो कर गए। चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, साइम सबको साथ लेके चलेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। मुझे भी पता हो जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है। 13वां बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 700 स्टूडेंट्स प्लस 700 ऐप। तो अच्छा, गूगल अरेबिक टूल्स कर लिया आपने, कंट्री कोड आ गया, पासवर्ड लगा लिया। हम आगे भी चलेंगे, जब तक नहीं रहेंगे। जी अफशान। सर मैं ये कहती कि मोबाइल पे तो ओपन नहीं हो रहा, तो क्या आप अपने क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ताकि हम बाद में प्रैक्टिस कर सकें? आपके साथ जो हमारा ग्रुप होगा उसमें जी एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा उसमें शेयर ठीक है, देंगे ओके, सर ये थैंक यू सो मच। अरेबिक वाला क्या करना है सर? नोट्स, ठीक है। अरेबिक टूल्स मैंने एक लिंक भी दे दिया, ये इन्होंने भी दे दिया, बिलाल साहब ने भी, ये यूज करना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरे पास साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, इसी पे हाँ नीचे। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट, जी ठीक है। आप जरा मुझे स्क्रीनशॉट भेजें उस पे, इस पे चैट में। चैट में सर लैपटॉप से कैसे भेजूं? सेकंड। ओके, Sir, sir, can I paste my Arabic name for Google Translate जी Arabic से वहाँ पे ट्रांसलेट पेस्ट कर दें, बिल्कुल करते हैं? ट्रांसलेट कर दें गूगल। अच्छा, ये जो इसमें अगर किसी को अरेबिक नेम लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखना जरूरी नहीं है। ये एक पोर्टल है जो बन जाएगा किसी भी नेम से। सर ये मेरे पास साइन अप नहीं आ रहा, क्रिएट न्यू अकाउंट आ रहा है, या लॉगिन और साइन। तो मैं क्या करूं यहाँ से? आप मुझे क्रिएट स्क्रीनशॉट लेके न्यू थ्रेड में अकाउंट के भेजिए, नीचे क्रिएट आ न्यू रहा अकाउंट, है साइन अप क्रिएट न्यू का अकाउंट ऑप्शन। कर लें। ओके, फिर मैं क्रिएट न्यू इसके अकाउंट कर लिए देता हूँ। इस पे आप सब अपना अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है।
सर ये लॉगिन टू यूएई पास आ गया है, तो इसमें क्या इंसर्ट करना है? एमिरेट्स आईडी, नहीं, आपने ईमेल यूएई या पास फोन नहीं नंबर? करना। यूएई पास क्या होता है मैं बताऊं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है इमिग्रेशन लिंक। लेकिन आप में से ज्यादातर पाकिस्तान होंगे, आप कोशिश करें कि नन आप मोबाइल के थ्रू ना करें। आप मोबाइल के थ्रू कर रहे होंगे ना, ये प्रॉब्लम ज्यादा बनता है। नहीं सर, मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा, ये यूएई पास नहीं होना चाहिए। ये कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। आप दूसरा गूगल क्रोम वगैरह यूज करें, ठीक है। बहरहाल सर काइंडली अभी भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला हम इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट क्लास से पहले आपने सब पे अकाउंट बना लेना है, ताकि हम अपनी जो नहीं हो रहा सर। एक सेकेंड रुकें, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, आप सबने नेक्स्ट क्लास से पहले इस पे अकाउंट बना लेना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप विल बी देयर, ठीक है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। ओके गुड, रिजा अली का अकाउंट बन गया। आपने जहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट देखा था, उसके नीचे साइन अप हेयर का भी ऑप्शन है। सर मेरा तो जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरवीन। जस्ट लेट मी एक मिनट। यहाँ पे मैं पिछली कुछ देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई नो आपको फैजान साहब जो है वो लॉगिन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बाकी भी सबका ख्याल रखते हुए अपनी बारी पे बोलें तो दैट वुड बी अप्रोप्रिएट। और मुझे कोई क्लास का डेकोरम नहीं नजर आ रहा पिछले 10-15 मिनट से, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इंटरवीन करना पड़ा फैजान साहब के बोलते हुए। माजरत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा डेकोरम बना लें तो आप लोगों की सबकी अंडरस्टैंडिंग इससे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप मेरी आप इस इंटरवेंशन को जो है वो माइंड नहीं करेंगे। हम आपके लिए ही बैठे हैं और हम चाहते हैं कि एक स्मूथ क्लास जो है वो कंडक्ट हो। फैजान भाई प्लीज कंटिन्यू। जी थैंक यू। अच्छा, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी, तो वो अपनी अपना जो स्क्रीनशॉट है ना, जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो शेयर करें जरा चैट में, ठीक है। और प्लीज मेरी जो क्लास है वो थोड़ा प्रॉपरली लैपटॉप के साथ लिया करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। सर मेरा यहाँ पे सिर्फ ओके एक इशू आ रहा है, अरेबिक नेम सही नहीं है। जी, अच्छा आप ऐसा करें, अभी ऐसा करें, मैं आपको बताता हूँ। गूगल ट्रांसलेट यूज करें, जो आपको नाम वो देता है उसको उस पर चले जाएं। ग्रेट। मतलब गूगल ट्रांसलेट में डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट पे जाऊँ, वहां पे करूँ? एग्जैक्टली लिखें Exactly. गूगल ट्रांसलेट, उस पे जाएं, अपना नाम इंग्लिश में लिखें, वो आपको अरेबिक ट्रांसलेशन दे देगा। वो जैसी है जहां है की बेसिस पे आप कॉपी पेस्ट कर दें। थैंक यू बिलाल साहब। सर मेरा आईडी तो बन गई लेकिन लॉगिन नहीं हुआ है। आपको ओटीपी आ गया, वन टाइम पासवर्ड ऑन ईमेल? यस सर, ओके। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड कर लें, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो लॉग इन हो गया। सर मेरा मेरा तो पोर्टल ही नहीं अभी तक जो है ना वो ओपन हो पा रहा। मेरे पास यही आया हुआ साइन इन विद यूएई पास, आप मोबाइल और पे नहीं अरेबिक आ रही है मेरे लैपटॉप पे यूज पास उसके। नहीं, लैपटॉप पे हूँ, लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ सर मैं आज। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, क्योंकि आपकी आवाज हमें भी बहुत कम आ रही है, तो देर इज पॉसिबिलिटी आपके इंटरनेट के सिग्नल वीक।
ओके, अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आमिर साहब व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपनी स्लाइड भी शेयर करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है अभी भी तो हम आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कॉर्पोरेट टैक्स इस प्लेटफॉर्म पे अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। कोई प्रॉब्लम आता है स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में डिस्कस करना है, हम उसमें हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आना है। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस इस बात को देखते हुए कि कॉर्पोरेट टैक्स हम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे किस किस की, क्यों करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले अपना पोर्टल पे अकाउंट मुकम्मल कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आपने करना है डिस्कस, कोई आता है तो डिस्कस करना है। माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो हम कल की क्लास में कॉर्पोरेट टैक्स की बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे। यहां तक जो पोर्टल वाला इशू है इसको हम फॉर द टाइम बीइंग क्लोज करते हैं ताकि वो आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले रेडी कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे। कॉर्पोरेट टैक्स किस किस पे लगता है ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि 9%, कॉर्पोरेट टैक्स 9% ओवर एंड अबव 375,000 है। अच्छा, अब कॉर्पोरेट टैक्स लगता किस किस पे है, तवज्जो से सुनिएगा, एक जुमला बोलने लगा हूं। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, टैक्स रेजिडेंट क्या होता है ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस जुमले को आपने एज इट इज याद रखना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, टैक्स रेजिडेंट क्या होता है बाद में बताता हूं। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है, चाहे इनकम किसी भी मुल्क में जनरेट हुई हो, किसी भी मुल्क से आई हो। और जो बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होता है उसने सिर्फ यूएई बेस्ड इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, आमना और उमैर अवेलेबल है आप में से कोई भी? ओके, एक वॉलंटियर चाहिए मुझे थोड़े से क्वेश्चन आंसर के लिए। जी सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। जी, अच्छा, सर मैं नाम भी क्या आपका? अवेलेबल हूँ। शेफ, और नाम क्या था आपका? उमैर सर। उमैर, ओके। यस सर। अच्छा, थोड़ा मुझे मौका दें प्लीज। अच्छा उमैर, अभी मैंने क्या कहा है, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना है, जबकि जो भी यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि टैक्स रेजिडेंट होता कौन है, सुनिएगा। अब हम टैक्स रेजिडेंट और टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने लगे। टैक्स रेजिडेंट और टैक्स नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ने लगे। इससे पहले एक बात आपको बताऊंगा जो बड़ी जबरदस्त होगी अकाउंटिंग के उन स्टूडेंट्स को तो पता होगी जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बाकियों के लिए शायद ये थोड़ी सी नई हो। ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन, हम यहां पे टैक्स रेजिडेंट पर्सन को समझने के लिए कि टैक्स रेजिडेंट पर्सन क्या है, जितने भी बिजनेसेस हैं यूएई में उन्हें फर्दर दो हिस्सों में बांटते हैं। यूएई में जितने भी बिजनेस हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को कहती हैं नेचुरल पर्सन, एक को कहती हैं ज्यूडिकल पर्सन। अच्छा, अब ये नेचुरल पर्सन में और ज्यूडिकल पर्सन में डिफरेंस क्या है? फर्ज करें कि ये तवज्जो से सुनिए आपने एग्जांपल। फर्ज करें कि एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। जस्ट 1 मिनट। ओके, एक बंदे यूएई में जिसका नाम है मिस्टर ए। इस बंदे ने क्या किया कि एक ये मिलियनेयर है, इसके पास मिलियन एंड मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं अपने बैंक अकाउंट में। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है
कि ये क्या करता है, ये एक कंपनी सेटअप करता है, ALLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है, जिसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ये एक कंपनी बनाता है 2 लाख dirham लगा के, AED, अरब एमिरेट्स dirham। अच्छा, 2 लाख dirham लगा के मिस्टर ए ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था ALLC। अब हुआ ये कि ये जो कंपनी थी मिस्टर ALLC, इस कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया 2 लाख dirham का। टोटल कितने हो गए? 2 लाख, 4 लाख, बेहतरीन, 4 लाख। अच्छा, टोटल अमाउंट हो गई 4 लाख। 4 लाख dirham से एक प्रोजेक्ट शुरू किया कंपनी ने, और हुआ ये कि एक बड़ा प्रॉब्लम बना, वो ये कि इस बंदे का लॉस हो गया। इस बंदे का 3 लाख का लॉस हुआ। पीछे कितने पैसे बच गए? 1 लाख। रिमेनिंग रह गया 1 लाख। सुनिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये बताएं कि बैंक के पैसे कितने देने थे इसने? बैंक से 2 लाख। 2 लाख। 2 lakhs. रहे कितने? 1 लाख। अब मुझे ये बताएं कि बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख dirham, बैंक को देने हैं 2 लाख dirham। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैंक मिस्टर ए के पास आके कहता है कि आप तो मिलियन एंड मिलियन ऑफ dirham के मालिक हैं, आप मुझे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा के दे दो। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं। क्यों है? इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी है तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट की हद तक ही रहेगी ना। ठीक है, सुनिए। अच्छा, आप में से बहुत सारों को पता होगा, लेकिन हम सबको साथ लेके चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाने हैं इंशाल्लाह ताला। जो कंपनी है वो एक कानून की नजर में एक सेपरेट इंसान है, एक सेपरेट शख्स है, कानूनी शख्स है। मिस्टर ए, उनके पास चाहे मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर, लेकिन उन्होंने कंपनी कितने पैसों से खोली है? 2 लाख dirham से, 2 लाख dirham से। और कंपनी ने लोन लिया है बैंक से। वो जो लोन लिया गया है वो मिस्टर ए ने नहीं लिया, वो लिया है कंपनी ने। अब जो कंपनी है वो एक सेपरेट शख्स है। मिस्टर ए उसके ऑनर जरूर हैं, लेकिन कंपनी, मिस्टर ए कंपनी नहीं है। मिस्टर ए और कंपनी ये 2 शख्स हैं। तो कंपनी एक कानूनी शख्स है, एक ज्यूडिकल पर्सन है, एक ऐसा शख्स है जिसे कानून की निगाह में सेपरेट पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अगर ये फर्ज करें कि मिस्टर ए से कंपनी ना रजिस्टर करवाते, इन्होंने मोहल्ले में जाके एक दुकान खोली हुई होती, फर्ज करें कि मिस्टर ए ने एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर खोला होता अपने नाम पे, अपने जाती नाम पे। अब उन्होंने बिजनेस से लोन, ये सेम कंडीशन हुआ होता, उन्होंने बैंक से लोन लिया होता 2 लाख और डिफॉल्ट कर गए होते, यानी बिजनेस में इतना लॉस होता कि आप अपना कर्जा अदा करने की सलाहियत ना रखते। आप मुझे ये बताएं, क्या इस कंडीशन में बैंक मिस्टर ए को कह सकता था कि अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दें? यस जी बिल्कुल कह सकता था, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। उसके जितने भी सोर्सेज होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे उसका डेट पे करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये वाली बातें थोड़े जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टेस्ट के ला के, उनको बड़ी बेसिक लेवल की लग रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस और हाईली एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज आप समझ गए कि कंपनी, ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या फर्क है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? जी रिदा अली। सर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो वो किसमें फॉल करेगी? वो कंपनी होगी या अच्छा, वो इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी? अभी इसको इंडिविजुअल लायबिलिटी, वो इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का हम थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं। ठीक है।
वो क्या चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोल एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड नहीं सुना होता। ये इस्तेलाह इंशाल्लाह हम आगे यूज करेंगे ये टर्म, ठीक है। अभी आप ये समझ गए हैं कि कंपनी एक जुडिकल पर्सन है, ठीक है, और अपने ऑनर से अलग, अपनी ऑनर से जुदागाना एक शनाख्त रखती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जुडिकल पर्सन। आप समझ गए कि कंपनी है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब सुनिए, अभी जो मैं आपको लॉ पढ़ के पढ़ाऊंगा वो काफी हद तक पाकिस्तानी से ये कुछ स्टूडेंट्स अभी तक अकाउंट्स पे देख रहे हैं, प्लीज ये अकाउंट वाला जो अब है ना, पोर्टल वाला रिलेटेड क्वेश्चन, ये इस अभी पढ़ लें जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद प्लीज पोर्टल पे अपना काम कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो जो हमारा ग्रुप बनाएंगे आमिर साहब, उसमें पूछ लीजिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बनाएगी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज इस पे फोकस करें, ठीक है। पोर्टल में हमेशा शुरू में बनाना सिखा देता हूं ताकि आप नेक्स्ट क्लास से पहले पोर्टल वाला काम कंप्लीट करके आए, ठीक है। अच्छा, इधर जो मैं चीजें बताने लगा हूं ये मोर और लेस पूरी दुनिया में सेम है, सिवाय थोड़े से फर्क के साथ। सुनिए, जुडिकल पर्सन आप सब लोग समझ गए कि कंपनी जुडिकल पर्सन है। अच्छा, अब एक कंपनी कब यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जो भी यूएई का टैक्स रेजिडेंट पर्सन है उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, जबकि जो यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ और सिर्फ यूएई सॉफ्ट इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है टैक्स रेजिडेंट है कौन, टैक्स रेजिडेंट है कौन। हम इधर दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जुडिकल पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी, नेचुरल पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी। जुडिकल पर्सन क्या होता है, कंपनी। अच्छा, अगर एक कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, अब जुडिकल पर्सन इसके अलावा भी, कंपनी के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। यूएई में ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी उसकी अपने ऑनर से अलग एक जुदागाना शनाख्त मौजूद है, एक सेपरेट शनाख्त मौजूद है। अच्छा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जुडिकल पर्सन बिजनेस कर सकता है, लोन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जुडिकल पर्सन अगर यूएई में इनकॉर्पोरेट हुआ है, अगर उसकी इनकॉर्पोरेशन यूएई में हुई है तो वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट है। पॉइंट नंबर 1, जब भी एक कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अब सवाल क्या है, सुनिएगा, अगर उसकी इनकॉर्पोरेशन यूएई से बाहर हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट वो यूएई में है, तब भी उसे यूएई का टैक्स रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। यूएई का, अगर एक कंपनी, एक जुडिकल पर्सन यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है तब भी उसे यूएई का टैक्स रेजिडेंट पर्सन समझा जाएगा, और अगर वो यूएई के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, पाकिस्तानी कंपनी है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, तब भी उसे यूएई का टैक्स रेजिडेंट पर्सन समझा जाएगा। मिसाल, कंपनी ए बी एलएलसी है, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अगेन सुनिए, एक कंपनी है, उसकी इनकॉर्पोरेशन, उसकी एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन ही यूएई में हुई है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर की जाएगी, ऐसी कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर की जाएगी। सेकंड चीज, एक कंपनी ने पाकिस्तान में फलां टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, उसके ऑनर, उसके डिसीजन मेकर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम लोग यूएई में रहते हैं, यहीं पे मीटिंग करते हैं, यहीं से डिसीजन मेकिंग करते हैं। उस कंपनी को भी यूएई का टैक्स रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा और उसने अपनी सारी इनकम पे यूएई में टैक्स देना होगा, चाहे वो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हो। ठीक है, पॉइंट समझ गए इधर तक? किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज रेज। यस, आमिर अफजल साहब। सर ये कोई सर वो अनजस्टिफाइड जी आमिर साहब, आमिर सर जो यार आप सॉल्व कर ले प्लीज। नहीं आप कर लेंगे। प्लीज हैंड रेज कर लें, जिसने भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी करनी है, अपना रिएक्शंस में जाके हैंड रेज का ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपका रेज हैंड रेज हो जाएगा, आप फिर क्वेश्चन करें प्लीज।
जी आमिर अफजल। सर, जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी वो पाकिस्तान में भी टैक्स पे करेगी और यूए में भी टैक्स पे करेगी, या इनका कोई ये विद इन कंट्री कोई लॉ होता है जिससे वो वन टाइम टैक्स पे करता है? ये इसकी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इस पे हम इंशाल्लाह कल आगे आएंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। राइट सर, थैंक यू। ठीक है जी, रिदा अली। सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी की कैटेगरी में जाएगी या नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में जाएगी? देखें रिदा, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मैं अभी तक आपको बताऊं वो नेचुरल पर्सन की कैप में जाएगी। ठीक है, लेकिन यूएई में एक पूरा कमर्शियल लॉ मौजूद है, एक ट्रेड लाइसेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये इन चीज़ों में मैं चाहता हूं हम स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, यूएई में सोल एस्टेब्लिशमेंट जैसे पाकिस्तान में होती है ना, कि किसी ने भी बिजनेस ओपन कर लिया, ठीक है, वैसे नहीं है। जहां पे बाकायदा एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं चाहता हूं आगे बढ़ें। लेकिन अभी तक आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ये नेचुरल पर्सन होती है। ठीक है, ओके। एंड अच्छा एक थोड़ा सा चीज आई है, हाफिज, डबल टैक्सेशन लॉ जो है ना, इट्स अवॉइडेंस, ये हर कंट्री में नहीं होता। अब यूएई और पाकिस्तान की जो टैक्स ट्रीटी है, ये एक रिस्क है। ये अभी इनका क्वेश्चन था आमिर अफजल साहब का बड़ा जबरदस्त, कि एक कंपनी फर्ज करें इनकॉर्पोरेटेड है यूएई में, उसका डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में बैठी हुई है। ठीक है, अब वो कंपनी यूएई के टैक्स लॉ के मुताबिक यूएई की टैक्स रेजिडेंट बन गई है और पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट बन गई है, तो वो तो दोनों मुल्कों में टैक्स रेजिडेंट हो गई। अच्छा, अब सवाल ये इससे बचा कैसे जाएगा? तो ऐसे किया जाता है कि दोनों मुल्कों के जो अहकाम बाला है वो इकट्ठे बैठते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसे कहते हैं टैक्स ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब यूएई और पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी क्या है, ये पढ़ते कैसे हैं हम इंशाल्लाह आगे इसको ब्रीफली देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान और यूएई की अथॉरिटीज आपस में बैठी, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। क्या साइन किया? आर्टिकल 4 कहते हैं हमारी टैक्स ट्रीटी का, कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि एक कंपनी यूएई की भी टैक्स रेजिडेंट है, पाकिस्तान की भी टैक्स रेजिडेंट है, तो वो उस मुल्क की टैक्स रेजिडेंट समझी जाएगी जहां पे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। एक कंपनी थी मेरी पाकिस्तान में, ABC ट्यूशन इंस्टीट्यूशन, ये कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? पाकिस्तान में। लेकिन मैं यूएई में बैठ के उसका करता धरता हूं, मैं यूएई में बैठ के उसकी डिसीजन मेकिंग करता हूं, मैंने उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यूएई में रखा हुआ है। अब वो कंपनी कहां की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी? यूएई की। ओके जी, फर्स्ट C04/2025 उमैर सर, क्या नाम है इनका? क्वेश्चन प्लीज। हेलो, मोहम्मद फहद। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फहद। मोहम्मद कामरान। सर अच्छा, आवाज आ रही है सर? जी फहद, आप कंप्लीट करना प्लीज। जी फहद, क्या जी क्वेश्चन आपका? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बट हैव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन यूएई, तो सर ये असरटेन कैसे करेंगे कि इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इसमें यूएई के अंदर है? हाँ, बड़ा जबरदस्त सवाल है। ठीक है, अच्छा, अब ये जजमेंट की बेसिस पे अथॉरिटीज इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती। इनका क्वेश्चन रेलिवेंट है ना, कि अगर मैं यूएई में बैठा हुआ हूं और पाकिस्तान में कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ, अथॉरिटीज के लिए इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, बीच में लिखा हुआ क्या है, इसको पकड़ा कैसे जा सकता है? दैट एन एनफोर्समेंट साइड। ठीक है, हाँ, अगर मैं खुद लेना चाहूं, मैं खुद यूएई में टैक्स फाइल करना चाहूं, यूएई को बताना चाहूं कि मैं यूएई में टैक्स रेजिडेंट हूं, तो उसका एक प्रोसेस है जो हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा लाजमी है सीखना, आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, कामरान, बल्कि एक मिनट कामरान साहब रुकिएगा, ये C04/2025 इनका भी नाम भी बताइएगा प्लीज। जी सर। कामरान साहब। जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये
कि कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो और यहाँ से बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रही हो और वो फिर रेजिडेंशियल पाकिस्तान में टैक्स जी वो टैक्सेबल पाकिस्तान में टैक्स करेगी। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है, अभी तक के लिए ला में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 604/2025 है, मैं चाहता हूँ इन्हें मौका दूं, लेकिन उनकी जी अच्छा इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ताहिर मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर क्लास डिस्टर्ब ना हो तो इसको ब्रीफली दोबारा रिपीट कर देंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को। ओके सुनिए, ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ज्यूडिकल पर्सन कंपनी, ठीक है, मोस्टली कंपनीज होती हैं, अगर वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है, विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। सेकंड क्वेश्चन, अगर वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट नहीं है, टैक्स रेजिडेंट है यूएई से बाहर की, लेकिन कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट उसके करता धरता, उसके डिसीजन मेकर यूएई में है, वो तब भी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, डेल। तलहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी सर? जी जी। ओके। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि आपने कहा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होलली इसको डिफाइन, मतलब परसेंटेज इसकी क्या डिफाइन है? यानी अगर हमारी अच्छा कंपनी ये में 6 बड़ा डायरेक्टर्स हैं मैं तो स्पेसिफाई 6 के 6 दुबई। जी जी। पाकिस्तानी लॉज में तो इसको डिफाइन किया गया है कि बीओडी मीटिंग, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती एग्जैक्टली। हैं, वहां पे वो होगा, वहां पे इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तस्वर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली। यूएई की, यूएई में इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया गया बीओडी मीटिंग, बल्कि यहाँ पे जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, इसमें एक थोड़ा सा आप कह लें कि सब्जेक्टिव एलिमेंट भी मौजूद है। फर्ज करें तला साहब ने कंपनी खोली हुई है, ये पाकिस्तान में होते हैं, इनकी कंपनी भी पाकिस्तान में है, लेकिन बात यह है कि मैं बड़ा पॉलिटिशियन था, मैं चाहता नहीं हूं मेरे पैसे कहीं से सामने आए। मैं तलहा साहब को कहता हूं कि भाई आप जाके बिजनेस संभालें, वहां पे मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, आप, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप अपने नाम पे करें, सब कंपनी आपके नाम पे, बिजनेस आपके नाम पे, डायरेक्टर आप हैं, डॉक्यूमेंट्स आप हैं, लेकिन होगा वो जो मैं चाहूंगा, मैं जो आपको हुक्म दूंगा आपने एज इट इज नाफिज करना है। इसमें जो बंदा कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसके पास है, जो असल में कंपनी का दिमाग है, उसकी प्लेस आपने आइडेंटिफाई करनी। ठीक है, अच्छा ये अपने नाम प्लीज लिखा करें, डेल और इन्फिनिक्स। अभी मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे करूं एड्रेस। इन्फिनिक्स X652। जी डेल डेल। अस्सलाम वालेकुम सलाम। उमर। बस ये एक क्वेश्चन होने के बाद फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। जी डेल, नाम बता दें प्लीज अपना। जो बेनामी लॉ है ना, वो एक सेपरेट चीज है, बेनामी कंपनी वाला। ठीक है, वो हम यूबीओ के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर के थ्रू से आप कहने की किसी हद तक किया है। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम डिफरेंट तरह से आइडेंटिफाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने तलहा साहब को जो पैसे दिए थे वो इसलिए दिए थे पॉलिटिशियन है, बल्कि किसी और वजह से भी ना। फर्ज करें कि हाफिज साहब जो फर्ज करें कि पैसे हैं, तलहा ने कंपनी ओपन की हुई है पाकिस्तान में, लेकिन वो मुझसे डायरेक्शन लेते हैं, किसी भी वजह से डायरेक्शन लेते हैं और उसको एज इट इज विदाउट अप्लाइंग हिज जजमेंट यूज कर रहे हैं। तो जो कंपनी का दिमाग जहां पे बैठा हुआ है, जहां पे कंपनी का माइंड बैठा हुआ है, उस जगह को यूएई का, उस जगह को कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की प्लेस समझी जाती है। ठीक है, डेल। अच्छा सर। जी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, मेरा ना बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि मैं काफ़ी लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे तो थोड़ा ना स्टार्टिंग में समझिए कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी मिल जाएगी। ये आप ये वाले क्वेश्चन आप मैनेजमेंट से पूछा करें प्लीज। ठीक है, ओके।
अच्छा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और ये आप जुडिकल पर्सन आप समझ गए कि जो भी कंपनी है वो जहां पे इनकॉर्पोरेटेड है या जहां पे उसका कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट मौजूद है, उस जगह को हम टैक्स रेजिडेंट तस्वुर करते हैं इन द केस ऑफ जुडिकल पर्सन। जुडिकल पर्सन जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। अब फर्ज करें पेप्सी एक स्कीम निकालती है, पाकिस्तान में पेप्सी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। अब पेप्सी एक स्कीम निकालती है कि आप में से जो कोई भी 3 बोतलें खरीदेगा उसको 1 महीने के बाद 1 बोतल फ्री मिलेगी। अब होता ही है कि आप 3 बोतलें खरीदते हैं, 10 दिन के बाद कंपनी की मैनेजमेंट ओनरशिप चेंज हो जाती है। पहले वो एक बंदे के पास थी, अब वो दूसरे बंदे को बेच देते हैं। लेकिन जब आप 1 महीने के बाद जाएंगे, पेप्सी की कंपनी पाबंद होगी आपको 1 बोतल फ्री में दे। क्यों? क्योंकि ये कमिटमेंट कंपनी की तरफ से थी। ऑनर एक सेपरेट शख्स है, ठीक है। पहले कंपनी के शेयर एक बंदे के पास थे, उसके बाद दूसरे बंदे के पास कंपनी के शेयर चले गए। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर द कंपनी की कमिटमेंट एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं जरा नेचुरल पर्सन पे। इससे पहले आप सब मेरी एक बात सुनिएगा तवज्जो से, ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी नई होगी, हर किसी के लिए। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर किसी बंदे ने देहाती इलाके में बिजनेस शुरू करना है, उसने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया होता है सस्ता बाजार, बीच में बिजनेस कर रहा होता है। यूएई में ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा कहीं पे भी बिजनेस शुरू कर दे। जिसने भी बंदे ने बिजनेस करना है उसको बाकायदा अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। जैसे आपने अगर पाकिस्तान में गाड़ी चलानी है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लाएंगे तब आप सड़क पे गाड़ी चला सकेंगे, बाइक चला सकेंगे। यूएई में अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस। आप ट्रेड लाइसेंस के बगैर यूएई में बिजनेस नहीं कर सकते। ट्रेड लाइसेंस लेने का तरीका वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे कोर्स में शामिल है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ट्रेड लाइसेंस लेने जाते हैं, आप गए, आपने उन्हें कहा कि मेरा नाम है फैजान अली, मैंने ट्रेड लाइसेंस लेना है, ठीक है। आप क्या कंपनी ओपन करना चाहते हैं? मैं कहूंगा नहीं, मैं अपने नाम से बिजनेस करना चाहता हूं। जैसे पाकिस्तान में लोग दुकान डाल लेते हैं अपने नाम से, कोई कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होती, वैसे ही मैं अपने नाम से बिजनेस करना चाहता हूं। वो कहते हैं ठीक है, वो एक ट्रेड लाइसेंस मुझे देंगे, वो मुझे एक लाइसेंस इशू करेंगे। ट्रेड लाइसेंस वो मुझे अथराइज करेगा कि मैं अपने नाम पे बिजनेस करूं, ठीक है। मैं लाइसेंस के बगैर बिजनेस नहीं कर सकता। ट्रेड लाइसेंस आप में बहुत सारों ने देखा होगा, इस तरह का ट्रेड लाइसेंस होता है। ये आपको कैसे मिलते हैं, कैसे लिया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये मेरा जो लाइसेंस है, क्या ये मेरे अपने नाम पे है? नहीं, ये कंपनी है, ये मेरी स्विफ्ट एफोर्टेस कंसल्टेंट कंपनी LLC, ये मेरी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है। अगर मैं अपने नाम से बिजनेस करना चाहूं वो भी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर मैं उनको जाके कहता हूं मैंने अपने नाम से बिजनेस करना है, फिर इस जगह पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं लिखा होगा, यहां पे क्या लिखा होगा? सोल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मतलब ये अभी इस कंडीशन में अगर ये कंपनी लोन लेती है बैंक से तो उसका मेरी जात पे असर नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इस जगह पे सोल एस्टेब्लिशमेंट लिखा होता, इसका मतलब मैं अपने नाम पे बिजनेस कर रहा हूं, जो भी कुछ होता, जो भी लायबिलिटीज होती, मैं उसका पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता, ठीक है। अच्छा, तो आपने यूएई में अगर बिजनेस करना है, आपको बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है, चाहे एज अ कंपनी, चाहे एज अ सोल एस्टेब्लिशमेंट, चाहे एज अ कंपनी, चाहे एज अ सोल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो सोल एस्टेब्लिशमेंट जब भी होगी उसमें मैं अपने नाम पे बिजनेस कर रहूंगा, जबकि जब कंपनी खोल के कंपनी का लाइसेंस लूंगा तब वो कंपनी बिजनेस कर रही होगी। जो सोल एस्टेब्लिशमेंट है
अच्छा, ये जो मैंने वर्ड बोला ना, ये भी बड़ा जबरदस्त है, सोल एस्टेब्लिशमेंट। जब यही वर्ड एज इट इज मौजूद होगा तो सिर्फ तब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ये सिर्फ मेरी पर्सनल लायबिलिटी होगी, ठीक है। क्योंकि कई जो लोग यूएई में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने एक टर्म देखी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी, वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कंपनी। अच्छा, ये वाली बात आप समझ गए कि मैंने यूएई में बिजनेस करना है तो मैं अपने घर के बाहर वैसे सस्ता बाजार लिख के बोर्ड नहीं लगा सकता, मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैंने उसका लाइसेंस लेना है। लाइसेंस अगर मैं कंपनी का लाइसेंस लूंगा तो वो कंपनी बिजनेस कर रही होगी, ठीक है, और अगर मैं सोल एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर लिखा होगा तो ये मैं अपने नाम पे बिजनेस कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट क्लियर? जी मुनव्वर सईद। जी सर। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल सर एक एस्टेब्लिशमेंट, क्वेश्चन था एक सेकंड दे दें। ये इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल एस्टेब्लिशमेंट बोथ आर सेम। यस, नॉर्मली इन पाकिस्तान सेम है, लेकिन यूएई में एक आपको एक टाइप और रेफर की जाती है जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी, ठीक है। ये टाइप मैंने आज तक और कहीं नहीं देखी, ये डिफरेंट हो जाती है, वो सोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के आगे एलएलसी लिख दिया जाए तो वो सिंगल मेंबर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलसी एसओ सिंगल मेंबर कंपनी होती है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका ऑनर एक हो, ठीक है। तो सोल एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्ट वर्ड जो लिखा होगा वो लिखा होगा सोल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जी मुनव्वर सईद साहब। सर इसकी क्या लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी इसकी लाइबिलिटी? सोल एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अनलिमिटेड होती है क्योंकि वो मैं करी बिजनेस अपने नाम पे रहा हूं। फैसल मलिक, क्वेश्चन? सर मैं यही पूछ रहा था कि जो सोल प्रोप्राइटर एलएलसी होगी तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होगी या अनलिमिटेड हो जाएगी वो? नहीं, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सोल प्रॉपर्टीशिप के आगे एलएलसी लगा दिया ना तो वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी, ठीक है। ये हम आगे जाके सही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होंगे, उनको ये बातें शायद ना समझ आ रही हो, तो कंफ्यूज ना हो, आहिस्ता आहिस्ता हम कंपनी सेटअप में भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर एक बात ये पूछनी थी, अगर हम अनलिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं तो वो नाम से रजिस्टर हो सकती है? ये क्वेश्चन बाद में पूछेंगे इंशाल्लाह। कंपनी फैसल सेटअप मलिक साहब, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। फैसल मलिक साहब, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है नेक्स्ट टाइम आप सबसे पहले अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है। आपसे पहले भी कई स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, सो नेक्स्ट टाइम आप अपना हैंड रेज करेंगे, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। ओके 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 ओके, थैंक यू। जी जी सर, कंटिन्यू करें आप प्लीज सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये जो हमारे एक हाफिज भाई हैं उनके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इन चैट, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि वो खुद लायर हैं तो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है। लोकल सर्विस एजेंट वगैरह क्या होता है ये भी हम जिक्र करते हैं। नहीं, अभी ऐसे नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। ओके, अभी ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक लेवल पे उनको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो ये मैं उनको लेटर ऑन ऐड करूंगा। अभी तक जो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है वो ये कि ज्यूरिडिकल पर्सन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि जब कोई बंदा अपने नाम से बिजनेस करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है सोल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई सबको, जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, कंपनी के केस में आप समझ गए हैं, जब वो यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। अब मेरी अगर कंपनी आप देखें, ये कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है, कहीं लिखा हुआ है ऊपर, नजर आया? गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई इकोनॉमी एंड ट्रेड, और क्या रजिस्टर्ड है? एलएलसी। ये कंपनी अब दुबई में रजिस्टर्ड है, ये दुबई की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। ये यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, ज्यूरिडिकल पर्सन है, ये पूरी दुनिया में कहीं से भी इनकम कमाएगी ये यूएई में टैक्स देगी। जबकि अगर ये कंपनी फर्ज करें पाकिस्तान में होती लेकिन मैं यूएई में बैठा होता
तब भी इसने सारी इनकम पे टैक्स यूएई में देना था। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं नेचुरल पर्सन पे। मैंने अगर यूएई में एज अ नेचुरल पर्सन बिजनेस करना है, मुझे तब भी लाइसेंस चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस मुझे तब भी चाहिए होगा। बस उसके ऊपर लिखा हुआ एलएलसी नहीं होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सोल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, लेकिन नेचुरल पर्सन पे कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तवज्जो से सुनिएगा। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स नहीं है। क्या फर्क होता है कॉर्पोरेट टैक्स में और इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पे भी लग रहा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ बिजनेस इनकम पे लग रहा होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पे भी लग रहा होता है। अगर कोई बंदा सैलरी कमा के लाता है, आप पाकिस्तान में आप देखते हैं, आप लोग सैलरी अर्न करते हैं, जो सैलरी इंडिविजुअल हैं, उनकी अमाउंट में उनके भी पैसे डिडक्ट होकर उन्हें सैलरी मिलती है। लेकिन यूएई में इंडिविजुअल की इनकम पे टैक्स नहीं है, सिर्फ बिजनेस की इनकम पे टैक्स है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि बहुत सारे लोग, जो आपने देखा होगा कि सैलरीड इंडिविजुअल भी होते हैं, तनख्वाह भी कमाते हैं, कोई बिजनेस करने की इंटेंशन नहीं होती, वो भी अपनी सेविंग के लिए बाज़ औक़ात फ्लैट ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, फ्लैट लेके किराए पे चढ़ा देते हैं, कोई गाड़ी ले ली उन्होंने किराए पे रेंट आउट कर दी। तो ये तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती, बिजनेस करने की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपकी एक्टिविटी बिजनेस से मिलती जुलती है। आपने पैसे प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, वहां से आपको कोई प्रॉफिट आ गया, तो सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे वो इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम है और कहां पे वो बिजनेस इनकम है? ठीक है, किया इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? इन्होंने देखा कि हर बंदा, चाहे वो बिजनेस नहीं भी कर रहा, लेकिन वो साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी सेविंग के लिए कर लेता है, लेकिन वो एक्टिव बिजनेस नहीं होता। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक है, एक ऐसा रूल बनाया जाए कि बिजनेस इनकम टैक्स हो, इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम ना टैक्स हो। सबसे पहले ये इन्होंने रूल बनाया कि आपको बिजनेस एक्टिविटीज में से जो टोटल इनकम आ रही है, टोटल इनकम, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, टोटल इनकम आ रही है, अगर वो एक साल में 1 मिलियन दिरहम को टच करती है तो यस, इसके बाद आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अगर 1 मिलियन नहीं बन रही, छोटी मोटी इनकम है, आपने एक फ्लैट लिया हुआ था, उधर से आपको महीने का 5,000 दिरहम किराया आ जाता है, साल में 60,000 दिरहम कमा लेते हैं, तो ये आपकी इंडिविजुअल इनकम है, ये आपकी पर्सनल इनकम है, ये बिजनेस नहीं है, दैट्स नॉट योर प्रॉपर बिजनेस। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी होगी ना, कंपनी तो करती ही बिजनेस है, कंपनी तो करती ही बिजनेस है, कंपनी अगर 10 दिरहम भी कमाती है तो वो बिजनेस कर रही है, लेकिन नेचुरल पर्सन की बात डिफरेंट है, हर नेचुरल पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा होता। तो नेचुरल पर्सन में इसलिए एक थ्रेशोल्ड लगाया गया कि अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख दिरहम से भी कम है तो इसका मतलब है आप बिजनेस नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात आप समझ गए? ठीक है, रियली अच्छा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला इस पे हम आएंगे इंशाल्लाह, ये हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक साल में 1 मिलियन से क्रॉस हो गया, आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लग गया, अगले साल कम हो जाता है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, अब ये वाली, जी जी, हाँ, है किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर टोटल इनकम से मुराद फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब सैलरीड इनकम भी और कुछ भी नहीं, मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी मैं वही वाली बात करने लगा हूँ कि एक थ्रेशोल्ड लगाया गया, लेकिन थ्रेशोल्ड लगाने के बावजूद कुछ चीजों को
बिजनेस की डेफिनेशन इसे निकाल दिया गया, यानी ये वो सोर्सेज हैं जो बिजनेस में आ ही नहीं सकती। यानी जो उन्होंने 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड दिया, ये बिजनेस एक्टिविटी जो आप फर्ज करें कि आपने कोई फ्लैट किराए पे दिया या कोई आपने गाड़ी लेके किराए पे दे दी, ऐसी चीजें जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनसे आने वाली इनकम अगर 1 मिलियन से ज्यादा होगी, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनसे आने वाली इनकम 1 मिलियन से ज्यादा होगी, तब आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। लेकिन इन्होंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया कि वो आपके लिए बिजनेस में आ ही नहीं सकती, चाहे वो 1 मिलियन से ऊपर भी जा रही है ना, तब भी वो बिजनेस में नहीं आती। मिसाल के तौर पे तनख्वाह, कोई बंदा कितना भी कमा ले, ऐसे लोग दुबई में बहुत सारे मौजूद हैं जिनकी 3-3, 4-4 लाख dirham तनख्वाह है महीने की, वो जितनी भी चली जाए वो साल की डेफिनेटली 5 मिलियन बन जाती है, लेकिन तनख्वाह कभी भी बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, राइट। इसी तरह से लोग आपने देखा होगा जो तनख्वाहदार तबका है वो ज्यादातर प्लॉट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है सेविंग के लिए, फ्लैट वगैरह लेके किराए पे देते हैं। ऐसी रियल एस्टेट में अगर आपने कोई बंदा पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे भी बिजनेस नहीं समझा जाएगा, चाहे उससे जितना भी कमा ले। और इसी तरह अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट से मुराद आपने कहीं पैसे एज अ डिपॉजिट रखवा दिए, आपने कोई शेयर ले लिए किसी कंपनी के, प्राइस बॉन्ड ले लिए, ये वाली चीजें चाहे आपकी 10 लाख dirham से ज्यादा भी कमा लें साल का, ये वाली चीजें बिजनेस में नहीं आती हैं। ये किसी भी बंदे की पर्सनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, किसी का, आमिर अफजल कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, वो पिछले पेज पे सिविल कंपनी लिखा हुआ था, वो क्या चीज़ है? डिस्कस करेंगे यार, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो चीजें राइट लिखी सर, हुई है ना, अभी कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही होंगी, विद ट्रेड राइट लाइसेंस, सर, नॉट राइट सर, रिक्वायर्ड, ओके ये हम ओके आहिस्ता ओके। आहिस्ता पढ़ेंगे। अच्छा, C04 2025, अगर प्लीज आप टाइप कर दें, आपका काफी टाइम से हैंड रेज है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मुनव्वर सईद, यस, नहीं, मुनव्वर सईद, जी सर, मुनव्वर सईद साहब। बिलाल साहब, जी मेरा ये सवाल था कि अगर ये 1 मिलियन से ऊपर हो जाता है, जो आपने बताया पर्सनल बिजनेसेस है उसके कोई, तो उसके बाद विल ही और शी बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द बिजनेस, रजिस्टर कंपनी, क्या होगा जी उसके वो बाद? नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपनी की रजिस्ट्रेशन तो करवानी है, कंपनी की नहीं, सॉरी, आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है, आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा इसके बाद। अगर मैंने ट्रेड लाइसेंस ले लिया है सोल एस्टेब्लिशमेंट का, मैं एज एन इंडिविजुअल नेशनल पर्सन की कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा हूं, जितना मर्जी है कमा लूं, लेकिन जब 1 मिलियन से ऊपर जाएगा ना, तब मुझ पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। कंपनी पे टैक्स लगता ही लगता है, लेकिन नेचुरल पर्सन पे, सोल एस्टेब्लिशमेंट पे सिर्फ तब टैक्स लगता है जब उसकी बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाली इनकम 1 मिलियन को क्रॉस करती है। बिजनेस एक्टिविटीज से मुराद वो सेविंग ना हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ना हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट ना हो, इसके अलावा कोई बिजनेस हो। अच्छा, बस वो टैक्स देगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉर्पोरेट टैक्स ही कहेंगे उसको, उस पर जो देगा कॉर्पोरेट टैक्स उसको? लगेगा जी। उसकी वजह ये है कि अच्छा, कॉर्पोरेट मींस ऑल्दो टैक्स ऑन वो बिजनेस इनकम जी। हाँ, वो ऑल्दो वो एज अ टैक्स, सॉरी, एज अ मतलब कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर करवानी होगी, ठीक है। ठीक हो गया, हाँ, लेकिन वो इटसेल्फ कंपनी नहीं होगी वो। नहीं नहीं, कंपनी नहीं होगी, कंपनी हाँ, लेकिन बनाने के लिए कॉर्पोरेट कोई टैक्स। नहीं है। आप सोल एस्टेब्लिशमेंट में जितना पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं, ठीक है। बिलियनर बन जाएं, कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप सोल ठीक, एस्टेब्लिशमेंट में भी कर सकते हैं। हाशिम रसूल, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो इनकम है, जो कॉर्पोरेट इनकम है, इससे मुराद उसका प्रॉफिट है या उसका रेवेन्यू है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू, टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, ठीक टाइम्स, है। अच्छा ये CCC, एक मिनट जी मुझे सर, देखने प्लीज, सपोर्ट कर, जी जी प्लीज क्वेश्चन। जी सर, जी सर, आपने कहा कि ये एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है।
तो इन दोनों की जो है वो लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। जब दोनों की जी अनलिमिटेड है तो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, मतलब क्यों एक तरफ उधर जा रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है, दूसरा प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा रहा है। सॉरी, दोबारा बोलें आखिर से प्लीज। सर एक आपने बताया ना कि एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है ना, और एक नहीं सोल। नहीं, सोल एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज है? आपने जी कोई भी बिजनेस करना है ना अगर, तो आपने जी ट्रेड लाइसेंस लेना है, ठीक। उसके ऊपर लिखा होगा सोल एस्टेब्लिशमेंट। सोल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा हूँ। सर दोनों मतलब एक ही चीज है। जी जी, एक ही चीज है। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। तलहा खान। तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल ये था कि अगर बेसिकली अगर मैं रियल एस्टेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके वहाँ आता हूँ तो तब भी मुझ पे मतलब टैक्स इम्प्लीमेंट होगा देखिए, अगर मैंने मैं वहाँ आपको का बताया कि जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, सुनिए, देखिए इसका पर्पज क्या था। ये जो 1 मिलियन की लगाई गई थ्रेश होल्ड लगाया गया, ये बिजनेस एक्टिविटी से आने वाली इनकम के लिए था, सैलरी के लिए नहीं था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था। एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेचुरल पर्सन, आपने प्रॉपर्टी ले ली, कोई इश्यू नहीं है, आप पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो 1 मिलियन से ऊपर भी चला जाए, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी तस्वुर ही नहीं की जाती। ठीक है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, गोल्ड महंगा हो गया, पैसे कमा लिए, जितना भी कमा लें, ये बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, ये एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, शबीर इरफान। सर मेरा ये सवाल था कि सोल इस्टेब्लिशमेंट में आपने बोला कि पर्सनल लाइबिलिटी भी इसमें होती है ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मैं कह रहा हूँ सोल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आती है ना, यानी आपके पर्सनली लाइबल होते हैं। जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि सोल इस्टेब्लिशमेंट पर लोग क्यों जाते हैं फिर? ये तो कॉर्पोरेट में जाना चाहिए ताकि लाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता हम, नहीं नहीं, उसमें काफी सारी कॉस्ट है, काफी सारी रीजन है। आहिस्ता आहिस्ता हम फ्यूचर कंपनी सेटअप में, बिजनेस सेटअप के टॉपिक में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। काशिफ मशकूर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये था, जो टैक्स का आपने अमाउंट बताया 1 मिलियन, राइट? 1 मिलियन पे जो हिट 1 मिलियन प्लस, तो पाकिस्तान में जैसे यूजली टैक्स स्लैब डिफाइन होता है कि अगर किसी की इनकम 50,000 से 1 लाख है तो इतना टैक्स है, तो इधर भी इस तरह ही डिफाइन होगा? और टैक्स की हिट कितनी होगी उसके ऊपर? नहीं, यूएई में कोई ऐसा स्लैब नहीं है। 375,000 से ऊपर 9% लगेगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमें देखनी है। सैम सिद्दीकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, ये इशू ये था कि इसमें जो यूएई में है, यहाँ पे हम कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन सी अथॉरिटी से रिव्यू करेंगे? जैसे पाकिस्तान में एसईसीपी है और एफबीआर है, टैक्स अथॉरिटी। इसी तरीके से यूएई में कौन सी अथॉरिटी है जहाँ पे हमने एक बिजनेस को रन करने के लिए जो है अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हमने कंपनी सेटअप करनी होती है तो हम एसएससीपी के पास जाते हैं। यूएई में एक बॉडी नहीं है, डिफरेंट बॉडीज हैं, और यूएई में बहुत सारी ज्यूरिसडिक्शन हैं। ये हमारा एक टॉपिक है, हम उसमें से इंशाल्लाह ताला पूरा एक सेपरेट मॉड्यूल है, हम उसमें पढ़ते हैं। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि इसमें जैसे आप ये जो क्या कहते हैं रेजिडेंट टैक्स रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक एग्जांपल हमारे पास जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो इत्सलात की भी है कि इत्सलात इज अ यूएई बेस्ड कंपनी एंड वर्किंग इन पाकिस्तान एंड रनिंग फिड्यूशियरी। नहीं, ये एग्जांपल नहीं हो सकती, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब जो इत्सलात पाकिस्तान है, उसकी पाकिस्तान में क्या हैसियत है? क्या वो वहां पे सेपरेटली रजिस्ट्रेशन हुई हुई है एज अ कंपनी? कहाँ पे सर? इत्सलात की में भी पाकिस्तान में भी सेम नेम से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। जी जी, इत्सलात की तो ये सर एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि उसका मुझे नहीं पता वहां पे क्या सेटअप है। ठीक है, हाँ, नहीं लेकिन सर, वो यहाँ अगर पे वहां पे बिजनेस कर रही है, अगर एक्चुअली सर यहाँ पे यूएई तो कंपनी ग्रुप के पाकिस्तान नाम में से है बिजनेस ना, कर तो रही है। जी, ये पाकिस्तान में पीटीसीएल ग्रुप के नाम से है ना इत्तिसलात? जी, अगर वो वहां पे एज ए सेपरेट रजिस्टर हो गई है ना कंपनी, ठीक है, या वो इसकी सब्सिडरी है, तो दैट्स अ सेपरेट। फॉर एग्जांपल सुनिए, मैं फर्ज करें
कंपनी हूं, कंपनी फैजान LLC। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कोई मिस्टर ए फैजान के शेयर खरीद सकता है। इसी तरह फैजान LLC, फैजान लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इटसेल्फ भी एक शख्स है, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान में PTCL के शेयर खरीद लिए। PTCL वहां पे एक कंपनी रजिस्टर्ड था, मैं अपने ऑनर से अलग एक कंपनी हूं। इसी तरह PTCL मुझसे अलग एक कंपनी है, वो मेरी ऑनरशिप में जरूर है लेकिन वो मेरे अंडर नहीं है, ठीक है। तो सब्सिडी एक सेपरेट चीज है। अच्छा, मोहम्मद फहद, देन सुल्तान रजा। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, वो क्लियर करनी थी कि 1 मिलियन का थ्रेश होल्ड है जो भी आप नॉन ट्रेड एक्टिविटी करते हो उसका, कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ जिसके लिए मुझे ट्रेड लाइसेंस जरूरत नहीं है, और मैं 1 मिलियन दरम से ऊपर चले जाता हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर करूंगा और उसमें 9% का टैक्स दूंगा, ऐसा? सुनिए, आप पे जो मैंने 1 मिलियन का थ्रेश होल्ड बताया, ये जी सर। रेवेन्यू के लिए। अगर आपका रेवेन्यू 1 मिलियन को टच कर गया, अदर देन जी सैलरी इनकम, अदर देन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर देन पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स के एम्बिट में आ जाएंगे। आप पे टैक्स 1 मिलियन पे नहीं लगेगा, वो वही रूल होगा 375,000 से ऊपर जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 9% करना है, ठीक है। सुल्तान रजा। यस सर। जी, क्वेश्चन सर आपका। यहाँ पे जो आप बता रहे थे सोल प्रोप्राइटर ऐसे कंपनी रजिस्टर करवाने के जरा कंप्लेक्स कम है, तो क्या जैसे कंसल्टेंट है वो उन्होंने सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर की होती है या LLC में रजिस्ट्रेशन की होती है कॉर्पोरेट टैक्स? सुल्तान, ये वाले टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सोल एस्टेब्लिशमेंट आपको सस्ते जरूर पड़ती है, उसमें एक लोकल सर्विस एजेंट जिसे अरबी में और उर्दू में वकील खिदमत कहा जाता है, वो इन्वॉल्व होता है, वो हम आगे एक सेपरेटली टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। टैक्स रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? फैसल मलिक। अच्छा, अगर किसी और ने क्वेश्चन अगर पूछना है, बहुत टाइम से हैंड रेज है, वो बेशक टाइप कर दे, आई विल आंसर। फैसल मलिक। सर मैंने काफी देर से क्वेश्चन पूछना था, रेज हैंड किया हुआ मैंने। ये सर मुझे आप ये बताएं कि आपने बता दिया कि 1 मिलियन के जो थ्रेशोल्ड को टच कर देगी चीज, वो उसमें सैलरी भी शामिल नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी शामिल नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं शामिल, तो सर शामिल क्या है? तो मैं कौन से बताता हूँ, बिजनेस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है? सुनिएगा प्लीज तवज्जो से। पर्सनल इन्वेस्टमेंट से मुराद, आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर लेके रख लिए, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे आपने अगर गाड़ी लेके किराए पे दे दी है, इसको पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, ठीक है। दैट नॉट अ सोर्स के आप जो मतलब है नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। आपने कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, आप फ्रीलांसिंग इज नॉट अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्रीलांसर पे टैक्स लगेगा। आप ट्रेडिंग करते हैं, सोल एस्टेब्लिशमेंट करके ट्रेडिंग करते हैं, अब आप पे, अब जो बिजनेस एक्टिविटी है और पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाती हैं चीजें, ये सिर्फ रिलेटेड है डिपॉजिट तक, किसी कंपनी के शेयर लेने तक, ठीक है। अच्छा, साइन। अच्छा, जब आंसर हो गया ना, प्लीज अपना हैंड रेज खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। सर ये मुझे इस पे एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि जो ये कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, ये जैसे शेयर होल्डर कंपनी है और वो अपने डिविडेंड्स भी दे रही है और वो फिर शेयर भी मार्केट में फ्लोट कर रही है, तो फिर इसमें जो ये प्रॉफिट, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्स तो प्रॉफिट के लिए है ना, तो ये फिर ये जो शेयर होल्डर कंपनी है, तो ये उसके शेयर में भी जो है ये CGT जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये लगेगा। ये चीज हम कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन में, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। उस कंपनी पे लगता है, कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कोशिश करें कि क्वेश्चन उस हद तक रखें कि पूरी जो क्लास है ना, हर किसी को समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि आप आगे टैक्स से या लॉ से वाबस्ता हैं, ठीक है। तो अच्छा सर, अभी आप मेरा थोड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी जो है उसका रेवेन्यू 1 मिलियन से एक्सीड कर जाता है, या सोल प्रोप्राइटर जो है उसका 1 मिलियन से एक्सीड कर जाता है,
और उसका जो बाद में टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आता है वो 1 लाख पे आता है, तो वो 9% 1 लाख पे लगेगा, ना कि जो अमाउंट एक्सीड कर रही है 1 मिलियन को, ऐसे ही है? सबसे पहले तो बाकी चीजें ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले आपने कहा कि कोई कंपनी हो, नहीं, कंपनी पे तो टैक्स लगता ही लगता है। कंपनी तो करती ही बिजनेस है, चाहे वो 10 दिरहम भी कमाती है, चाहे वो बंद पड़ी है, वो बिजनेस है। लेकिन जो नेचुरल पर्सन है उसके लिए 1 मिलियन, उसके लिए 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू मौजूद है। और फिर उस पे जो टैक्स है वो उसकी प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, ना कि उसके रेवेन्यू के ऊपर? बिल्कुल, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा नजम, क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा आते हैं टॉपिक पे। नजम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक नेचुरल पर्सन का 1 मिलियन का टर्नओवर होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। यूई के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कोई नेचुरल पर्सन इस तरह बिजनेस करे विदाउट ट्रेड लाइसेंस। जब वो ट्रेड लाइसेंस लेगा तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा, इधर सोल प्रोप्राइटर में आ जाएगा, इधर एलएलसी में आ जाएगा, या वो किसी भी कंडीशन अच्छा में वो आ सुनिए जाएगा। प्लीज, ये वाला क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा इस हद तक सिंपल करूं कि सबको समझ में आए। यूएई में एक और लॉ मौजूद है, ठीक है? यूएई में एक और लॉ मौजूद है जिसे कहा जाता है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ आपसे ये कहता है, जब भी आपने कोई एक्टिविटी करनी है अदर देन एम्प्लॉयमेंट, जब भी आपने, इसका टैक्स लॉ से ताल्लुक नहीं है, कौन सा लॉ कह रहा है? कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ आपसे ये कहता है कि जब भी आपने कोई एक्टिविटी करनी है इतना रेगुलर, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, और इतना रेगुलरली करनी है कि कोई तीसरा बंदा उसे देख के कहे कि ये बिजनेस कर रहा है, तो फिर आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है। लेकिन अगर आपने 1 टाइम या 2 टाइम कोई एक्टिविटी कर ली, एक दफा आपने कोई गाड़ी रखी, बेच दी, इसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए। आपने जब भी कोई रेगुलर एक्टिविटी करनी है तो फिर यस यू शुड हैव ट्रेड लाइसेंस, ठीक है? सर जैसे तो वो आपको ट्रेड कहते हैं लाइसेंस कि लेना है। पाकिस्तान में कि एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड की फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो बताती है कि आप ये काम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या एक्सीडेंटली कर रहे हैं। यानी आप एक गाड़ी लेके बेच देते हैं तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप हर महीने 10 गाड़ियां लेके बेचते हैं तो फिर ये बिजनेस है, फिर इसके लिए ओके, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप जब ट्रेड लाइसेंस आप लेते हैं तो देखें ऊपर लिखा हुआ है, जब आप ट्रेड लाइसेंस लेंगे ना, वो किस चीज का लेंगे? वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का भी ले सकते हैं, वो सोल एस्टेब्लिशमेंट का भी ले सकते हैं। अगर आपने कंपनी का लिया तो कंपनी पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन अगर आपने सोल एस्टेब्लिशमेंट का लिया तो सोल एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1 मिलियन के थ्रेश होल्ड का वेट करना है। 1 मिलियन के थ्रेश होल्ड का वेट करना है। जब 1 मिलियन का थ्रेश होल्ड टच होगा तब आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या वैसे 1 मिलियन का आपका थ्रेश होल्ड पहुंच ही नहीं सकता? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। यूएई में अगर आप बात करेंगे रियल एस्टेट एक्टिविटी की ना, तो ये विदाउट ट्रेड लाइसेंस आपका, इधर विलास की कितनी कीमत है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 या 2 विला भी बेचे तो वो बड़ी आसानी से 1 मिलियन से क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है? बेसिकली जो इमाराती नेशनल्स हैं, जो यहाँ पे अच्छे खासी अमीर फैमिलीज हैं, इन्होंने अगर बुर्ज खलीफा में किसी ने एक स्टूडियो भी रख लिया और वो उसको 6 महीने बाद बेच सकता है, तो हो सकता है उसका रेवेन्यू 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा, बल्कि डेफिनेटली ज्यादा होगा 1 मिलियन दिरहम से, ठीक है? लेकिन वो फ्रीक्वेंटली नहीं कह रहा, उसे ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है? और वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है विदाउट एनी ट्रेड लाइसेंस, हेंस उस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, आगे जी जी, टाइम स्टार्ट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये प्लीज ये बता सकते हैं कि ट्रेड लाइसेंस 1 टाइम होता है या इसका रिन्यूअल भी होता है? फिर रिन्यूअल भी होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है? ओके सर, अभी ओके ओके, कॉर्पोरेट सॉरी। टैक्स के हवाले से आए, अभी कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? कॉर्पोरेट टैक्स में जहां तक हमने पढ़ा है, इतने तमाम स्टूडेंट्स, जो 60 स्टूडेंट्स हैं, इन सबको समझ आनी चाहिए एक ही लेवल पे
इररिस्पेक्टिव कि इससे पहले किसी ने टैक्स की शक्ल ही ना देखी हो। ठीक है, अच्छा, जिनका क्वेश्चन हो गया वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। मुझे एक स्टूडेंट ऐसे चाहिए सर मेरा जो एक कि क्वेश्चन जिनका टेक्स्ट या लॉ से बैकग्राउंड से ताल्लुक ना हो, प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बोलिए प्लीज। ये सर आपने कहा कि रियल एस्टेट के लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर ऑफिस वहाँ पे खोलता है रियल एस्टेट के नाम से, तो क्या वो भी ट्रेड लाइसेंस लेगा या उसको भी जरूरत नहीं है? सॉरी किस चीज के लिए? रियल एस्टेट के लिए अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी वहाँ पे ऑफिस खोलता है रियल एस्टेट के नाम से, जी जब भी उसके लिए उसको ट्रेड ट्रेड लाइसेंस लाइसेंस। चाहिए होगा, वो तो एक रेगुलर एक्टिविटी है ना, फ्रीक्वेंटली। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और जब आप ट्रेड लाइसेंस लाएंगे तो फिर वो बिजनेस में आ जाएगा, चाहे सोल एस्टेब्लिशमेंट में भी ही क्यों ना हो, लेकिन 1 मिलियन के थ्रेशोल्ड का वेट करना है। ठीक है, तब आप पे बिजनेस एक्टिविटी बन गई, उसके बाद 1 मिलियन का रेवेन्यू टच होगा तो तब आप पे अप्लाई होगा। जी अशर। जी अशर अवेलेबल है? माइक जरा अनम्यूट करें अपने आप को। अशर अवेलेबल होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशर समझ आइए आज के लेक्चर की। सर इसमें यह है कि मैं तो चूंकि ये लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ और मैं तो एक सिंपल जो है ना वो कंप्यूटर का स्टूडेंट ही हूँ, तो इस हवाले से माशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई हैं। इसमें थोड़ा सा मेरी कन्फ्यूजन ये थी कि ये जो आप बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर या यूएई के अंदर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें, और जो दूसरा आप बता रहे हैं, तो उस हवाले से जो टैक्स की है कि अगर सोल प्रोप्राइटर हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और इसके अलावा अगर कोई भी है तो उस पर टैक्स लगेगा। इसका थोड़ा सा मैं बता एक्सप्लेन कर दूं। मुझे जो थोड़े स्टूडेंट्स जो कि बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो मेरा अपना एक मेजरिंग क्राइटेरिया है कि किस हद तक मैं हर किसी को समझा सका हूं, तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया। देखिए, ज्यूरिडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन में फर्क आपको समझ आ गया? जी सर, ये थोड़ा सा आपने जो बताया ये चीजें मुझे थोड़ी आइडिया हो गया। ठीक है, अब जो भी ज्यूरिडिकल पर्सन होगी, कंपनी होगी या ट्रस्ट होगा, अगर उस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये होता है लगने का, उसने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उस पर लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई नेचुरल पर्सन है, मतलब एक कंपनी नहीं है, उसने जाके ट्रेड लाइसेंस लेने का तरीका आप आगे देखेंगे, उस पे सोल एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, तब उस पे सिर्फ तब अप्लाई होगा लॉ जब 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड रीच हो। ठीक है जी ठीक है, बाकी कोई इसमें क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा। अच्छा आगे चलें। जी सर। ओके आगे। अच्छा, इधर तक ये चीज आपको पता चल गई कि कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई किस किस पे होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बंदा है नेचुरल पर्सन, वो गाड़ियां बेचता है, इसे 4 लाख दिरहम कमाता है, उसने एक प्रॉपर्टी ली हुई है और आगे रेंट पे दी हुई है, उससे सालाना 3 लाख दिरहम कमाता है, उसने गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और उधर से 5 लाख दिरहम उसने कमाए, लेकिन और साथ वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, फाइबर पे पढ़ते, उधर से उसने 2 लाख दिरहम कमाए। अब मुझे बताएं उसने बिजनेस एक्टिविटी से कितने पैसे कमाए हैं? दो लाख रुपए 2 लाख रुपया कमाया। 2 लाख रुपए, 2 लाख 6 लाख बाद से जो गाड़ियां बेच रहे हैं 6 लाख कमाया था। 6 लाख कमाया। अब मुझे ये बताएं, ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं क्या इस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ये नहीं नेचुरल सर, पर्सन नहीं है, लगेगा। नहीं लगेगा नहीं सर। लगेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा हम इसको चेंज कर देते हैं, इस पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो बिजनेस इसने रियल एस्टेट इन इसमें कर रहे थे ना, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसके लिए इसने ट्रेड लाइसेंस ले लिया, अब ये बिजनेस बन गया और ये पैसे इसने कमा लिए 6 लाख। अब बताएं अब कितना उसने बिजनेस से कमाया है?
12 अब 9 लाख 9 का अच्छा 6 तो 12 हो गया। 12 लाख। अब उस पर कारपोरेट टैक्स अप्लाई होता है, अब उसने कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है नजम, एनी क्वेश्चन? सर यहीं पे वो चीज आ जाती है ना कि वो इस दफा इसने अगर वो 12 लाख हो गया तो क्या वो परमानेंट बिजनेस कैटेगरी में चला जाएगा कि ये हम इन तमाम चीजों को देखेंगे कि आगे वो कब ऐसी स्टेज आएगी कि उसे डी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है राइट सर। ठीक है, अभी तक ये सर याद रखें, मेरा नेचुरल पर्सन के लिए 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड है। सर जी जी हारिस। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये डॉक्यूमेंट कहीं पे अवेलेबल है कि हम उसमें देख सके कि बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है यूएई के? एमटी 49 है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन 49 आई थिंक। तो आप प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में? हम देखें ये तमाम चीजें लॉज पढ़नी कैसी हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। ठीक है, आप वजह पता है कि एक क्वेश्चन ऐसा ग्रुप में भी पूछा था आई थिंक हाँ ये पूछा था आई थिंक रिदा ने। ठीक है कि सर रेलिवेंट लॉज भी शेयर कर दें। देखिए मसला ये है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पाकिस्तान में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, ठीक है, या कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ते हैं, यूएई में कौन सा लॉ है? यूएई में बात यह है कि टैक्स स्कैटर्ड फॉर्म में है। फेडरल डिक्री क्या होती है, कैबिनेट डिसीजन क्या होते हैं, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या होते हैं, आपने सबको इकट्ठा करके कैसे पढ़ना है, ये वाली चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। उस तरह से एक बुक में आपको या एक चीज नहीं बता सकता। ठीक है फैसल मलिक। ओके हेलो सर, मेरा ना दरमियान में मसला हो गया था इंटरनेट का, तो ये रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी ना? जी ये मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करेगी। ओके थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इसमें आपने जो डी एक्टिवेशन की बात की थी, तो डी डी रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन का क्या मतलब लिया जाएगा? डी रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ। जब आप पे कारपोरेट टैक्स लगता है ना, आप पे कारपोरेट टैक्स अप्लाई हो जाता है, तो मैंने शुरू में एक पोर्टल पे अकाउंट बनवाया था। आपने उस पर जाके अपनी कारपोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने अपनी कारपोरेट टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जब आप कारपोरेट टैक्स के एम्बेट से बाहर आ जाएंगे, बिजनेस बंद कर दिया आपने, आपने अपनी कंपनी बंद कर दी, अब आप कारपोरेट टैक्स की डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है इसका मतलब है सर कि वो किसी लम्हे भी वो अपना इसको जी इसमें से टैक्स हट सकता है वो। सॉरी मतलब ये है कि इससे वो किसी लम्हे भी अपने आप को हटा सकता है, डीएक्टिवेट करवा सकता है। जी जी डी रजिस्टर अगर आप कारपोरेट टैक्स के एम्बेट से बाहर निकल गए हैं। अच्छा देखें, कंपाइल्ड जी लॉ अभी रजा अली आपको पता है कि कारपोरेट टैक्स बिल्कुल नया नया है। ऑलमोस्ट डेली नहीं तो वीकली बेसिस पे कोई ना कोई नया डिसीजन आता है, कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, एफटीए डिसीजन। तो अभी तक उसको आप नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पे एक कंपाइल्ड फॉर्म में मौजूद हो। डिफरेंट राइटर ने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं, कंपाइल किया हुआ है, लेकिन अभी तक सोर्स डॉक्यूमेंट से पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसको लॉ को पढ़ना कैसे है, फेडरल डिक्री होती क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या होता है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या होता है, कैबिनेट रेजोल्यूशन क्या होता है, एफटीए डिसीजन क्या होता है, ये इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने अपने इस कोर्स के आखिर में एक कारपोरेट टैक्स पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया, उसमें आप ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा इधर प्लीज कल के लेक्चर से पहले पहले अपनी जो एफटीए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी का आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? सर वो ये जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी है उसका सर जरा एड्रेस दोबारा रिपीट कीजिएगा। eservices.tax.gov.ae eservices.tax.gov.ae जी। एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ताहिर मुश्ताक ने रेफर भी कर मेंशन भी कर दिया है ग्रुप में। जी मुनव्वर सईद। मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे हम पाकिस्तान में एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो डी रजिस्ट्रेशन नामुमकिन तौर पे होती है कि वो जल्दी करते नहीं, तो क्या वहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन ऐसे इजीली हो जाती है? जी डी रजिस्ट्रेशन अगर आपने कंपनी बंद कर दी है या बिजनेस खत्म कर दिया तो आपने करवानी है। ठीक है, उसका प्रोसेस देखेंगे हम इंशाल्लाह।
ये गूगल पे नहीं लिखना, आपने ऊपर जो एड्रेस बार है उसमें डाली। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे पाकिस्तान में अगर हम सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो उसको हम डी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, वो काफ़ी इजी मुश्किल काम है। तो क्या वहाँ पे यूएई में ऐसे इजीली डी रजिस्ट्रेशन हो जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो एक ऑडिट वगैरह का होता है, लेकिन अभी तक इतना नहीं है। अभी तक मैंने काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स डी रजिस्ट्रेशन की हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि वो अगर क्राइटेरिया मीट करेगा तो तब वो आपको डी रजिस्टर करेंगे? जी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में। ठीक है, ठीक है। 3 महीने का वैसे टाइम है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। इस वक्त हम सब ना जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे हैं, तो सबको आहिस्ता 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 लेके चलना है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। जी सर, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं, कुछ लिमिटेड हैं, कुछ सिंगल मेंबर कंपनीज हैं, तो क्या वहाँ पे भी कंपनीज की टाइप है या? ये हमारा जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है उसमें हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर मुझे थोड़ी जी कंफ्यूजन है। काशिफ मशकूर है सर। यस काशिफ। मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन है, और मेरी कंफ्यूजन ये है कि एक अमाउंट आपने सोल प्रोप्राइटर का बताया कि जो 1 मिलियन प्लस है, जो टैक्स की हिट लेता है वो, राइट? ठीक है। ठीक है। और एक आपने मुझे बताया, एक आपने क्लास में डिफाइन किया, एक नेशनल पर्सन है, यानी कि जिस कंपनी पर टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसे ही है सर? पहले जी मैंने आपको नेशनल पर्सन में और ज्यूडिकल पर्सन में, यानी कंपनी में, ज्यादातर कंपनी में डिफरेंस बताया कि नेशनल पर्सन क्या होता है, ज्यूडिकल पर्सन क्या होता है। अब जो ज्यूडिकल पर्सन है ना, वो करता ही बिजनेस है। ठीक है, यूएई का दावा है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स नहीं लगाते। तो कंपनी तो करती ही बिजनेस है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कंपनी ओपन किया लेकिन वो जॉब करेगी, वो बिजनेस नहीं करेगी, राइट? तो कंपनी तो करती ही बिजनेस है, लिहाजा कंपनी चाहे बंद भी रहे वो कॉर्पोरेट टैक्स के एम्बेट में फॉल करती है। अच्छा, लेकिन जो नेचुरल पर्सन है वो तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो सकता है उसकी कोई साइड इनकम हो। इसके लिए एक रेवेन्यू डिसाइड किया गया, उसको जो प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, अदर देन रियल एस्टेट इनकम, अदर देन पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम, इनके अलावा बिजनेस एक्टिविटीज से अगर 1 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट आएगी, सिर्फ और सिर्फ तब उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ठीक है काशिफ? काशिफ मशकूर। सफी? सर आवाज आ रही है आप? जी जी। सर आपने बोला कि जब 1 मिलियन रीच करेगा तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये जो आप कॉर्पोरेट टैक्स लगने का कह रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उसने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है कि आप पे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, एक अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या आप पे यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, अप्लाई होता है? ठीक है, वो मैं समझ नहीं, अप्लाई ठीक होता है। है। मतलब ये है कि आप उसके एम्बेड में फॉल करते हैं या नहीं। ठीक है, सेकंड ठीक है स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो हम डिफाइन करते हैं ना लॉ किस पे लगता है। लॉ उस पे लगता है, ये यूएई की बाउंड्रीज में लगेगा। ठीक है, यूएई के टेरिटोरियल एरिया में लगेगा। उसके बाद अप्लाई किस पे होगा, अगर एक नेचुरल पर्सन है जो सिर्फ जॉब करता है उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स में नया ऑर्डर आएगा कि जितने भी टैक्सेबल पर्सन है वो 1 महीने के अंदर अंदर डी रजिस्टर करवाएं, वो उस बंदे पे अप्लाई नहीं होगा जो जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता ही नहीं है, जो इसके एम्बेड में नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये कि अब उस पे उसकी 1 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू था, अब उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लग गया, लेकिन उसका प्रॉफिट जो था ना वो 2 लाख था, फिर तो वो 9% टैक्स नहीं देगा उस पर? नहीं, पहला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई, लॉ अप्लाई, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ अप्लाई होता है यानी। सेकंड चीज, आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर आपने प्रॉफिट किस अमाउंट पे देना है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा वो सेपरेट टॉपिक है। ये हमने एप्लीकेबिलिटी की बात की। कॉर्पोरेट टैक्स 375,000 पे होता है। 375,000 से अबव जो प्रॉफिट है उसका 9%। वहां पे मैं लफ्ज यूज करता हूँ प्रॉफिट। जब मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूँ मैं वर्ड यूज करता हूँ टर्नओवर या रेवेन्यू। ठीक है,
गॉट इट सर। वन मोर थिंग, मेरा लॉगिन हो गया था पोर्टल, अब उसमें ऑप्शंस आ रही है कि मैं एज अ नेचुरल पर्सन हूँ या जी बाकी ऑप्शंस ये की सफी प्लीज नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। क्लास में, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ओके। एनीवन एल्स? सर 375,000 का जो आपने फिगर दिया ये पर एनम है या पर मंथ है सर? पर एनम। ऑलराइट ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। अगर किसी ने लीव करना है तो डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 11 से ऊपर टाइम हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। ओके अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह।